साथियों, अयोध्या राम जन्मभूमि नहीं है, यह मूल निवासियों पर ब्राह्मणों का वर्चस्व थोपने का आक्रमणकारी अभियान है, एक पर्दाफाश। जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कोई क्रिकेट मैच चल रहा है और जीतने के लिए कम गेंद में ज़्यादा स्कोर करना है, लोगों का क्यूरियोसिटी होता है, वैसा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को सुनने के लिए लोग बेताब थे। जजमेंट क्या था, 2 दिन पहले ही सबको उसका अंदाज़ा हो रहा था। आरएसएस के भागवत ने भी लोगों को जश्न न मनाने के लिए ऑफिशियली कहा था और अन्य लोगों को भी ये भी कहा गया था कि आप भी जश्न न मनाएं। जब रिजल्ट आया, फैसला आया, तो वही हुआ जो 2 दिन पहले लोगों ने अंदाजा लगाया था। 5 जजेस ने जो जजमेंट दिया, वो जजमेंट एविडेंस तथ्य के आधार पर नहीं दिया। जैसे कि सुर्खियां बनी कि कोर्ट ने ये माना, एएसआई के रिपोर्ट को आधार बनाकर फैसला दिया वगैरह वगैरह, ये ऐसा नहीं था। एएसआई की रिपोर्ट को आधार बनाकर फैसला नहीं दिया गया, न ही किसी आर्कोलॉजिस्ट लोगों के स्टेटमेंट को आधार बनाया। जुडिशरी ने जो जजमेंट दिया वो आस्था और श्रद्धा के आधार पर फैसला दिया। पैरा नंबर 170 कंक्लूड में उन्होंने ये कहा, इट इज thus conclude on the conclusion that the faith and belief of the Hindus since a period the construction of mosque and subsequent thereto has always been that the Janmasthana of Lord Rama is the place where Babri Mosque has been constructed, which the faith and belief is proved by documentary and oral evidence discussed above. सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में अंतिम फैसला देते हुए जज महोदय ने कहा कि इस प्रकार यह निष्कर्ष निकाला गया है कि हिंदुओं की आस्था और विश्वास इस स्थान के प्रति मस्जिद के निर्माण के पहले से है। इस स्थान को हमेशा भगवान राम का जन्म स्थान माना जाता रहा है और यहीं पर बाबरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। इसकी पुष्टि अदालत में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और मौखिक दस्तावेजों से भी हुई है। साथियों, क्या क्या दस्तावेज पेश किए गए? लगभग 550 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए। कौन कौन एविडेंस रहा, कौन कौन आर्कियोलॉजिस्ट रहा, कौन कौन शिलालेख पढ़ने वाला रहा, तो आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा कि साक्ष्य देने वाले में ना एससी का आदमी था, ना एसटी का आदमी था, ना अदर बैकवर्ड कास्ट का आदमी था। उन लोगों में 83 विटनेस है, 83 साक्षीदार है हिंदू पक्ष की तरफ से। तो उनमें से अगर कुछ नाम आपको बताऊं तो तिवारी है, त्रिपाठी है, मिश्रा है, चैटर्जी है, गुप्ता है, पांडे है, दुबे है। तो जो 83 विटनेस रहे वो सारे के सारे ब्राह्मण थे। इस जजमेंट को पढ़ने के बाद ये क्लियर कट हो गया कि आस्था को आधार बनाकर ये फैसला दिया गया। इस जजमेंट में
कई सारी ऐसी बातें हैं जो पढ़ने के बाद लगता है कि थर्ड पार्टी इन जजेस को ऑपरेट कर रही है। इस जजमेंट में कई पुराणों को एविडेंस माना गया, एज ए हिस्ट्री, एज ए आर्कोलॉजी। पुराणों को इतिहास का प्राथमिक साधन नहीं मानते। उन्होंने कई जगह पर ऐसे दस्तावेज पेश किए गए तोड़ मरोड़ कर जो तथ्य को नकारने वाले हैं। महाराष्ट्र में काने नाम का एक ब्राह्मण हुआ है जिसने हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र लिखा। वॉल्यूम नंबर 4 में अब वो धर्मशास्त्र ब्राह्मणों का लिख रहा था, तो वॉल्यूम नंबर 4 में उसने एक लंबा चैप्टर लिखा कि मौर्य साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, और उसको लिखते हुए खुशी हो रही थी कि इसको कल ब्राह्मण लोग पढ़ेंगे और उनको बहुत खुशी आएगा। तो उसमें उसने लिखा कि हमारा पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण मौर्य खानदान के बृहदत्त की हमारे शुंग ने हत्या किया, ऐसा उसको गर्व लग रहा था। उसी वॉल्यूम में, क्योंकि वो वॉल्यूम तब लिख रहा था जब बाबा साहब अंबेडकर हिंदू कोड बिल की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसने हिंदू कोड बिल को भी क्रिटिसाइज किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कश्मीरी ब्राह्मण था, ये महाराष्ट्र के कोकणस्थ ब्राह्मण को भारत रत्न पुरस्कार भी दिया। बाबा साहब अंबेडकर का भी विरोध किया इसलिए, और मौर्य साम्राज्य का विरोध किया इसलिए उसको पुरस्कार दिया। तो ये जो काने हैं, इसका भी इसमें एविडेंस लिया। काने मौर्य विरासत के खिलाफ है। साथियों, आपको इस जजमेंट की और एक खास बात बताना चाहता हूं कि 2002 और 3 को एएसआई का रिपोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट को सबमिट करना था, और उसके आधार पर 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी आस्था को आधार बनाकर फैसला दिया। अगर 2010 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट और 2019 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अगर देखा जाए तो दोनों का एक ही लाइन है, आस्था के आधार पर जजमेंट दिया। दूसरी खतरनाक बात यह है कि वहां पर जो मुस्लिम वकील लड़ रहे थे, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट का आर्गुमेंट हो रहा था, उस समय के रिकॉर्ड में से एडवोकेट जफरयाब जिलानी साहब का एक उन्होंने स्टेटमेंट कोट किया है, क्योंकि जिन ब्राह्मणों से लड़ना है उन ब्राह्मणों को दिमाग को पहले पढ़ना पड़ता है। बाबा साहब अंबेडकर भी कहा करते थे, जब मराठा लोग ब्राह्मणों को गाली देते थे, जवलकर के केस हुआ, जवलकर को बाबा साहब अंबेडकर ने रिहा किया, और बाबा साहब सत्यशोधक थे तो उनको उपदेश करते हुए कहा, रिमेंबर ब्राह्मीन्स हैव अ ब्रेन विद इन ब्रेन्स। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने जो मुस्लिम पक्षकार के वकील है एडवोकेट जफरयाब जिलानी, इनका एक कोट किया है, और उन्होंने जो कोट किया वो मैं आपको, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर क्रिटिसाइज टॉपिक है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हम कोट कर रहे हैं। उन्होंने कहा, फॉर द पर्पज ऑफ दिस केस देयर इज नो डिस्प्यूट अबाउट द फेथ ऑफ हिंदू डिवोटीज ऑफ लॉर्ड रामा रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ लॉर्ड रामा एट अयोध्या डिस्क्राइब्ड इन वाल्मीकि रामायणा और एग्जिस्टिंग टुडे। It is however disputed and denied that site of Babri Masjid was the place of Lord Rama. It is also denied that there was any Janmabhoomi temple at the site Babri Masjid at any time whatever. जफरयाब जिलानी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के समय में 2009 में आर्गुमेंट करते हुए जो कहा, वो ये कहा कि इस मामले के दृष्टि से हिंदुओं के विश्वास अनुसार राम का जन्म अयोध्या में हुआ ऐसा माना जाता है,
और वाल्मीकि रामायण में भी राम का जन्म अयोध्या में हुआ है ऐसा वर्णन आया है। इस बाबत कोई मतभेद नहीं है। फिर भी बाबरी मस्जिद की जगह पर ही राम का जन्म स्थान है, इस बारे में विवाद है, इसको हमारा विरोध है। इन ब्राह्मण लोगों ने, जजेस लोगों ने ये इस बात को वीक पॉइंट माना। दो स्टेटमेंट है। जफरयाब साहब ने कहा कि हम इस बात का इनकार करते हैं जहां पर बाबरी मस्जिद है वही राम पैदा हुए या वहां पर राम मंदिर था, हम इसका विरोध करते हैं, मगर राम पैदा हुए ये अलग बात है। ब्राह्मण कितना चालाक है। ब्राह्मण क्या कर रहा है, ब्राह्मण ने उस स्टेटमेंट को आधार बनाकर कोट किया, यानी यहां पर पॉइंट हो गया राम पैदा ही नहीं हुआ। हिस्टोरियन कहते हैं राम काल्पनिक है, राम नाम का व्यक्ति ही पैदा नहीं हुआ। यहां वाल्मीकि एपिक है, एपिक कल्पना का काव्य है और कल्पना का काव्य कोई सबूत नहीं हो सकता। उन्होंने यहां पर उसको आधार बनाया। साथियों, 2002-3 को जो एएसआई की रिपोर्ट दी गई, आज भी इस रिपोर्ट को, 2 वॉल्यूम वाली रिपोर्ट को भारत सरकार ने, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने सार्वजनिक नहीं किया है। 2003 को जो रिपोर्ट पब्लिश हुआ, वो रिपोर्ट की कुछ कॉपियां, वो कॉपी और रिपोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट को सबमिट किया गया, पब्लिक नहीं किया गया। इसलिए भारत की जनता को असली विवाद क्या है ये अभी भी मालूम नहीं है। अभी ये जो जजमेंट आया, ये जजमेंट आने के साथ ही एक किताब पब्लिश हुई और ये इसका प्रकाशन 2019 का है। यानी मुझे तो ऐसा डाउट लग रहा है कि जजमेंट इस समय आएगा और इस समय, इसी महीने के आसपास हम किताब पब्लिश करेंगे, राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या की प्राचीनता, प्रोफेसर दीनबंधु पांडे, ये किताब लिखा गया। और 2003 को जिसने जो डिमोलिश किया गया था मस्क्यू, जो मस्जिद को गिराया गया था, उसका उत्खनन किया गया था, जिसका नाम, जिनके हरि मांझी और बी आर मनी इसका नेतृत्व में उत्खनन किया और इस किताब को शुभेच्छा देने का काम इस हेड आदमी ने दिया। और इस किताब में इतनी झूठी बातें कही गई है कि इसका आप पढ़ोगे तो हंसी आती है। महाभारत कब हुआ? 3000 साल पहले हुआ। और ये आर्कियोलॉजिकल आदमी नहीं है, आर्कियोलॉजिकल आदमी इसको प्रस्तावना, इसको शुभेच्छा दे रहा है। ये जो मनी है इसको शुभेच्छा दे रहा है। तो मुझे ऐसा डाउट है कि इसमें तो बुद्धिस्ट लोगों के एविडेंस को उन लोगों ने हिंदुओं के टेंपल के अवशेष है ऐसा कहा है। साथियों, इस जजमेंट के दौरान 2009 में एक डिबेट हुआ। उस डिबेट में, यहाँ स्क्रीन पर दिखाई भी आपको देगा, एक मुद्दे पर पेज नंबर 70 और 71 पर एक रिपोर्ट में एक पिक्चर आया है। इसको लेकर हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष में विवाद हो रहा था और ब्राह्मण जजेस के सामने ब्राह्मण वकील, ये जो मस्क्यू है, ये जो विवादित जगह है, यहाँ पर जो चीजें मिली, इसको वो शिवलिंग है ऐसा बता रहे थे। तब मुस्लिम पक्षकार के वकील के आर्गुमेंट करने का समय आया तो उन्होंने इस बात के लिए डिनाई किया कि ये शिवलिंग नहीं हो सकता। तो जज ने कहा ये क्या है, ये तो आर्कियोलॉजिकल आधार पर कह रहे हैं, आपके पास एविडेंस क्या है? तो उन लोगों ने 2 दलील दिया। एक तो वहां बुद्ध स्तूप हो सकता है या फिर हमारी कब्रें हो सकती है। जज ने उस विषय को डाइवर्ट करने के लिए मुस्लिम पक्षकार को कहा, क्या उत्खनन हो रहा था, आपने अपनी आंखों से देखा? तो मुस्लिम पक्षकार के वकील ने कहा, हमने फोटोग्राफ देखा।
तो सुप्रीम हाई कोर्ट के जजेस लोगों ने फोटोग्राफ देखकर आपकी बात को नहीं माना जा सकता ऐसा कह के डिनाय कर दिया गया। साथियों, पेज नंबर 70, 71, 85 यहां पर जिक्र जो आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट की कॉपी को हमने भी हासिल किया क्योंकि हमारा भी इंटरेस्ट था कि 1949 से ये विवाद चल रहा है और इसको राजनीतिक फायदे के लिए, धार्मिक ध्रुवीकरण करके सत्ता हस्ती आने के लिए हमारे मूल निवासी बहुजनों को झगड़ा कर रहे हैं। इसमें असली मामला क्या है, इसके तय तक जाने का हमने प्लान किया। रिसर्च करने के बाद कुछ तथ्य सामने आ गए। साथियों, मीर बाकी ने 1527 में ये मस्जिद बनाई। ब्राह्मण पक्षकार, हिंदू पक्षकार कहा करते थे कि ये मंदिर तोड़कर बाबर ने बनाई। कोर्ट ने भी इस बात को एडमिट किया, बाबर वहां जिंदगी में कभी गए ही नहीं थे। एग्री किया। साथियों, मूर्ति का मामला, इस जगह का जो वास्तविक इतिहास है, 2 बार उस जगह पर विवाद हुआ है। 1857 ये मुगलों की सल्तनत को खत्म करने के लिए ब्राह्मण्स लोगों ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया और मगध प्रांत में जो अंग्रेज अफसर गए थे 1857 के गदर को कुचलने के लिए उनका ज्यादा कंसंट्रेशन मगध अवध पर था। वहां पर ब्राह्मणों ने अंग्रेजों को सपोर्ट किया और जब 1857 का गदर कुचला गया, बहुत आश्चर्यजनक बात है कि महाराष्ट्र का पेशवा ब्राह्मण मारा नहीं गया, उसको कानपुर में सेटलमेंट करवाया गया, उसको एनआरसी नहीं दिया गया, उसको एनआरसी की लिस्ट बाहर नहीं किया, उसको सेटलमेंट किया ब्राह्मण पेशवा को, और आखिरी बादशाह के बच्चों के तक सर कलम कर दिए गए। अंग्रेजों ने किया। अरे अंग्रेज और ब्राह्मणों का कितना आपसी तालमेल था, इस बात के लिए मैं बता रहा हूं। 1858 में ब्राह्मण्स लोगों ने उस जगह पर झगड़ा किया। एक ब्राह्मण ने ब्रिटिश कोर्ट में केस दाखिल किया। ब्रिटिश लोग तथ्य को मानते थे। ब्रिटिश लोगों ने उसकी डिमांड को रिजेक्ट कर दिया कि वो जगह हमारी है। वहां एक बैरिकेड्स लगाई गई और इस मामले का निपटारा बाद में करेंगे तय हुआ। साथियों, 1958 के बाद ब्रिटिश लोगों को भी लगा ये ज्यादा मामला बिगड़ सकता है, इसलिए ब्रिटिश लोगों ने उस समय का सबसे बड़ा एक्सपर्ट आर्कोलॉजिस्ट सर मेजर जनरल कनिंघम को उस जगह का सर्वे और उस जगह का उत्खनन करने के लिए भेजा। 58-59 में उन्होंने वहां काम किया और 1861 में उनका रिपोर्ट बाज़ाब्ता आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट ब्रिटिश सरकार ने पब्लिश किया। कनिंघम क्या कह रहे? कनिंघम को यहां कहीं पर भी इलाहाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट ही नहीं किया। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आप 10वीं, 12वीं, 15वीं शताब्दी की बात कर रहे हो, 1858 की बात कर रहे हो, मगर कनिंघम जो आर्कोलॉजी से एक्सपर्ट आदमी थे उन्होंने वो रिपोर्ट में जाहिर तौर पर कह दिया, क्या कह दिया कि वहां पर अलग अलग जगह पर मुझे जो चीजें मिली, वहां पर सुग्रीव पर्वत, मणि पर्वत और अन्य 2 स्तूप मिले। उनका दावा है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी में सम्राट अशोक मौर्य ने यहां आकर तथागत बुद्ध की याद में 200 फुट ऊंचा बुद्ध की याद में स्तूप बनाया था, जहां पर बुद्ध 6 साल रुके थे। और इस इलाके का नाम बिल्कुल, और इस इलाके में मिली हुई चीजें बिल्कुल वही है जिस समय 6ठी शताब्दी में युवन संघ आए थे और 4थी शताब्दी में फैयान आए थे और उन्होंने साकेत का जिक्र किया है। इस आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट
इस आर्कोलॉजी के रिपोर्ट में एक खास किस्म की चोरी है। ये चोरी में बात मैं आपको बताऊंगा। साथियों, ह्वेनसांग फैयान के वर्णन के आधार पर साकेत को ढूंढा गया और साकेत में मणि पर्वत को ढूंढा गया। आज भी वहां जाओ, आर्कोलॉजिकल बोर्ड वहां लगा हुआ है और वो मणि पर्वत है। बुद्ध का नाम एक मुनि भी है, साकेत मुनि, शाक्य मुनि। तो मुनि का मणि हो गया, ये मणि पर्वत हो गया। वहां पर वहां पर अशोक ने 200 फुट ऊंचा स्तूप बनाया था। रेतीली एरिया होने के कारण वो जगह नीचे गया। अब वहां पर कितनी एरिया है, तो 1861 की रिपोर्ट में कनिंघम कहते हैं 67 फुट ऊंचा आज भी वहां बुद्ध के द्वारा, अशोका के द्वारा बनाया गया स्तूप है। वहां मैंने कुछ उत्खनन किया तो अशोका की जो लिपि थी, धम्म लिपि, ब्राह्मी लिपि, उसमें मुझे कुछ शब्द मिले। तो मैं कंफर्म इस मत पर आया कि यह अशोका द्वारा निर्मित है। सुग्रीव पर्वत, मणि पर्वत। साथियों, वहां पर अलग अलग 4 जगह पर मिले। बुद्ध 6 साल वहां रुके थे। बुद्ध ने जो 6 साल रुके, तो साकेत में रुकने के बाद ह्वेनसांग कहता है नगर के उत्तर 40 ली दूर सरयू के किनारे एक बड़ा संग्राम है, जिसके भीतर अशोक राजा का बनवाया हुआ एक 200 फुट ऊंचा स्तूप है। वह स्थान है जहां तथागत भगवान ने देव समाज के उपकार के लिए 3 मास तक धम्म के उत्तम सिद्धांत का विवेचन किया था। स्मारक स्वरूप स्तूप के निकट बहुत से चिन्ह गत 4 बुद्धों के उठने बैठने आदि के पाए जाते हैं। संग्राम के पश्चिम ली 4-5 दूर एक स्तूप है, जिसमें तथागत भगवान की नाखून और बाल रखे हैं। स्तूप के उत्तर एक संग्राम उजड़ा हुआ है। इस स्थान पर श्री लब्ध शास्त्री ने सौत्रांतिक अंग अभ्यास का संबंधी विभाषा शास्त्र का निर्माण किया था। ह्वेनसांग कह रहे हैं वहां पर 200 फुट स्तूप है और तथागत बुद्ध के नाखून और बाल उसमें कास्केट में रखे हुए हैं, वो मैंने देखा। मेजर जनरल कनिंघम ने एशियन बुद्धिस्ट ज्योग्राफी नामक अपने किताब में इस बात की पुष्टि दिया कि ह्वेनसांग के मुताबिक वहां पर 300 बुद्ध विहार देखे थे, ऐसा वर्णन मिलता है। जहां पर लगभग 3000 बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, ऐसा वर्णन भी लिखा है। और ह्वेनसांग के समय में ही ब्राह्मण लोग वहां घुस रहे थे, ये भी उसने लिखा हुआ है। यानी ह्वेनसांग के समय में उस जगह पर पूरा कब्जा नहीं किया गया था। साथियों, इस आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट में ब्राह्मण लोग कह रहे हैं कि यहाँ मंदिर के अवशेष मिले, मगर वहां खुदाई के नीचे जब खुदाई करने गए तो वहां पर ब्राह्मणों का एक भी अवशेष नहीं मिला है। ये उनके रिकॉर्ड से ही पता चल रहा है। ये भारत सरकार की जो आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में ब्राह्मणों के मंदिर का अवशेष नहीं मिलता है। जो गढ़वाल राजा के द्वारा, शासक के द्वारा 12वीं शताब्दी में मंदिर का पुनर्निर्माण का जो जिक्र आता है, इसी में पेज नंबर 85 में जिक्र आया है कि उसकी रानी ने, जो गढ़वाल शासक राजा है, उसकी रानी ने कुशीनगर में जाकर बुद्ध विहार का निर्माण किया। आश्चर्यजनक बात है, इस रिपोर्ट में कहा गया कि गढ़वाल ने हिंदू मंदिर बनाया और गढ़वाल की रानी ने कुशीनगर में जाकर विहार बनाया। ये कौन सा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। उसकी रानी कुशीनगर में जाकर विहार बना रही है और उसका पति अयोध्या में मंदिर बना रहा है, ये तर्कसंगत नहीं है। साथियों, इस रिपोर्ट के अंदर पेज नंबर 85 पर लिखा हुआ है कि मिट्टी के आकर्षक 2 बर्तन मिले, उन पर सूर्य फूल और त्रिरत्न चिन्ह है।
त्रिरत्न चिन्ह किसको कहते हैं? बुद्धा, धम्मा, संघा, ये त्रिरत्न चिन्ह है। इस रिपोर्ट में, एएसआई की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि यहां पर त्रिरत्न के चिन्ह मिले। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है, क्या जिक्र है? सैकड़ों अशोक चक्र मिले, धम्म चक्र मिले। 86 पेज पर लिखा हुआ है, लाल रंग के सुशोभित पुष्प पात्र का ऊपरी हिस्सा दिखाई देता है, उसकी कड़ा टूटी हुई है और उसकी गर्दन मध्यम आकार की है, उसकी बाजू चौकोन आकार की है और उस पर चौरस पट्टे में फूलों के छापे निर्धारित अंतर पर है और फूलों के बीच रेशा है। निचले तावदान पर त्रिरत्न के सिक्के हैं, साफ दिखाई देते हैं। त्रिरत्न ब्राह्मणिज्म का चिन्ह नहीं है, वैदिकिज्म का चिन्ह नहीं है, फूल का चिन्ह, कमल का चिन्ह ब्राह्मणिज्म का सिंबल नहीं है। आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने इस बात को मान्यता दिया है, ये बुद्धिस्ट लोगों के चिन्ह है। साथियों, इस रिपोर्ट में बहुत घुमजापूर्वक बात की गई है, मगर कम समय में उन लोगों ने उत्खनन किया तो सारी बातें 2 वॉल्यूम में नहीं आया, मगर इसके अपेंडिक्स में उन्होंने कॉलम किए और अलग अलग रजिस्टर में कौन कौन सी चीजें हमें मिली है उसका शॉर्ट में वर्णन किया है। पेज नंबर 208 पर रजिस्टर नंबर 778 का जिक्र किया है। उन लोगों ने, आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने क्या जिक्र किया? सीधा लिखा है, मौर्य कालीन ब्राह्मी अक्षर ईसा पूर्व 3रा शताब्दी, जिसमें स्पष्ट रूप से शब्द मिला सिद्धे। ये शब्द मिला जो विवादित जगह है, जिसको ब्राह्मण कह रहे, ये हिंदुओं का है, ब्राह्मणों का है, ये हिंदुओं का बाहर कह रहे। जब ये आरएसएस के वकील लोग वहां आर्गुमेंट कर रहे थे, तब वो ही नहीं कह रहे थे ये हिंदुओं का मंदिर है, वो ये कह रहे थे ये सनातन धर्म का है, ये वैदिक धर्म का है। बाहर कहने के लिए हिंदू है, अंदर कहने के लिए वैदिक धर्म है। मगर इस एएसआई की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है, मौर्य कालीन वहां हमें टूटे हुए शिलालेख मिले जिसमें एक शब्द है सिद्धे। सिद्धे शब्द सिद्धार्थ बुद्ध के लिए है। पेज नंबर 208 पर रजिस्टर नंबर 571 का जिक्र आया, जिसमें लिखा हुआ है, भुनी हुई मिट्टी के काले रंग की गोल आकार की शील्ड यानी मुद्रा मिली है, जिस पर 2रे शतक के 5 ब्राह्मी यानी पाली अक्षर लिखे हुए मिले। वह इस तरह से धम्ममितासा, ऐसा लिखा हुआ है। धम्ममितासा का मतलब है धम्म मित्र। और धम्म मित्र किसको कहा जाता है? जब पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य बृहद्रथ की हत्या किया और वहां से भागकर साकेत में जाकर सेटल हुआ, ये बात ग्रीक के राजा मिलेंडर को पता चली। वो दौड़े आया और उसने पुष्यमित्र शुंग पर हमला किया और राजा मिलिंद ने, मिलेंडर राजा ने पुष्यमित्र शुंग की हत्या किया। इसलिए इस राजा को मिलेंडर के नाम से नहीं स्वीकारा भारतीय लोगों ने, मिलिंद नाम से स्वीकारा। जो धम्ममितासा जो शब्द है, हमने अलग अन्य उसके शिलालेख में भी ये पाया। धम्ममितासा अशोक के बाद महान राजा हुआ मिलेंडर, उसको ही धम्ममितासा कहा जाता है। यानी उस जगह के नीचे राजा मिलेंडर के शिलालेख टूटे हुए अवशेष में मिले। पेज नंबर 209 रजिस्टर नंबर 987 में इस बात का जिक्र है। ब्राह्मी अक्षर मिले, इस बात का जिक्र है। ब्राह्मी ब्राह्मणों की लिपि नहीं, वो धम्म लिपि अशोक उसका कहता है, वो पाली भाषा है, ये अशोका की लिपि है। उस समय की 2500 साल पुरानी भारत की प्रजा की लिपि है। वहां पर कुछ टूटे शब्द मिले। कौन कौन से शब्द मिले? पाली भाषा में एक शब्द मिला नासा। रजिस्टर नंबर 1033 के अंदर एक कुछ चीज मिला, मां और हा नाम का शब्द मिला। ये सारे शब्द 2री शताब्दी के हैं। साथियों, जो आर्कोलॉजिकल साइट, आर्कोलॉजिकल रिपोर्ट कह रहे हैं यहां पर बुद्धा के अवशेष मिले,
तो सुप्रीम कोर्ट ने कनिंघम के द्वारा उत्खनन, ह्यून संघ के द्वारा किया गया उत्खनन, फैयान के द्वारा किया गया उत्खनन को क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया? इसलिए बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए से हम लोग इस जजमेंट का अधिकार करते, क्योंकि हिस्ट्री को आधार बनाकर नहीं लिया, तथ्य को आधार बनाकर उन्होंने फैसला नहीं दिया। तो इसलिए एएसआई की रिपोर्ट को सार्वजनिक न करना ये उनके क्राइम का हिस्सा है। और इसका प्रमुख एक झूठे आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा झूठे रिकॉर्ड बनाए गए हैं, उस रिकॉर्ड को शुभेच्छा देना भी इस बात का सबूत है कि ये जजमेंट पूरा सेटिंग करके किया गया है। और इस जजमेंट को आधार बनाकर हम लोग भी एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। साथ ही इस मौके पर आपको और एक तथ्य की जानकारी देना चाहते हैं, और वो तथ्य बहुत खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि 2.77 एरिया विवादित है और इसके ऊपर हम फैसला करेंगे। इस जजमेंट के 200-250 जो पन्ने हैं वो इस बात के लिए खर्च हुए कि किसको पार्टी बनाया जाए। ये फरवरी 2019 को आरएसएस के ब्राह्मण ने एक बयान दिया। वहां हम लोग, हिंदू लोग, ब्राह्मण लोग राम मंदिर की लड़ाई लड़ नहीं रहे, खुद राम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और हम केवल हनुमान की तरह कोर्ट में जाकर कागज सबमिट कर रहे। राम जैसे हमको बताएंगे वैसे हम दे रहे। इस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में 200-250 पन्ने एक ही मुद्दे पर डिस्कशन हुआ, और वो मुद्दा है किसको पार्टी बनाना चाहिए। उन लोगों ने लीगल टर्म में कहा लीगल पर्सनालिटी किसको बनाना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ही वकालत कर रहा है कि इसमें पार्टी राम को, प्रभु राम को बनाया जाए। और राम की आस्था हिंदुओं की आस्था है, राम उनके आदर्श है, और इसलिए लीगल दृष्टिकोण से उन्होंने 200-250 पन्ने इसी मुद्दे पर खर्च किए कि राम लीगल पर्सनालिटी है जो पैदा ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट उसको हिस्टोरिकल मान रहे हैं, जिसके द्वारा एशियन इंडिया में हिंसा हुआ, सत्यानाश हुआ, उन कहानियां बता कर साथियों उन्होंने उसको ऐतिहासिक बताया। ये फैसला टोटली मिथ्या है। मिथ्या बातों को ऐतिहासिक बताना बहुत बड़ा अन्याय है। दूसरी आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं इस मौके पर कि जब इसका हमने तफ्तीश किया, सर्वे किया, तो कुछ आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट्स और कुछ जानकारी हमें मिली। मैं खुद वहां गया था, अंदर घुसा था, तो पंडे हमको बुला रहे थे, इधर आओ, राम मंदिर बनने वाला है। मैं 2017 में वहां गया था, तो पंडे बुला रहे थे, इधर आओ, हमारे पास ब्लूप्रिंट रेडी है, बस थोड़ा दक्षिणा देके जाओ। हमने कहा हम बाहर जाकर आते हैं। हम वहां गए, वहां से बाहर आए, अंदर घुसे, अंदर तक गए, मिलिट्री मैन हमको बाहर कर रहे थे, खदेड़ रहे थे, जल्दी चलो, भक्त पीछे खड़े। हम अंदर तक जाना चाहते थे, मगर वहां बैरिकेड्स लगी थी, हम वहां नहीं पहुंच पाए। वह उसके बाद कुछ रिकॉर्ड हमने इकट्ठा किए, तो एक रिकॉर्ड मुझे थोड़ा आर्कियोलॉजिकल अभी ज्ञान हो रहा है, दुश्मनों की जानकारी, दुश्मनों के साथ क्रॉस एविडेंस ढूंढ रहे हैं। तो पहले मैंने वहां भौगोलिक अध्ययन किया, तो एक मंदिर, हर मंदिर में मैं गया, और वहां एक मंदिर में गया, सरयू नदी, राम मंदिर, जो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर की विवादित जगह से थोड़ी ही अंतर पर एक जगह है, उस मंदिर का नाम है नागेश्वर नाथ मंदिर। उस मंदिर में हमने प्रवेश किया, मुझे देखकर बहुत हैरानगी हुई, और उसका हमने वीडियोग्राफ किया, उसका रिकॉर्ड बनाया। और वो नागेश्वर नाथ मंदिर यानी वहां शिवलिंग है, और वहां लोग लाइन लगाकर खड़े थे। हमने ब्राह्मण को ज्यादा पैसा देकर कहा हमें वीडियो बना दो, पहले तो खींचने नहीं दे रहे थे, थोड़ा दक्षिणा दिया तो कहा वीडियो भी बनाओ, कुछ भी करो। हमने कहा भक्तों को जरा रोक के रखो, हम जरा पूरा वीडियो बना लेते। तो पूरा वीडियो बनाने के बाद एक आश्चर्यजनक बात सामने आ गई। बाद में उसको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से प्रूव हो गया, और ये एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में हमको जाने के लिए मजबूत आधार है। नागेश्वर नाथ मंदिर में सम्राट अशोक मौर्य का
सिंह जिसके ऊपर खड़ा होता है वह अशोक स्तंभ को तोड़कर ब्राह्मणों ने जो कमल, उल्टा कमल होता है, सिंह के नीचे उल्टा कमल होता है, उसको जमीन में गाड़कर उसको शिवलिंग के नाम पर पूजा करते हैं। ये जो डिजाइन वाला कमल का, अशोक का स्तंभ का जो स्तूप है, इसको आज ब्राह्मण क्या कह रहा है? ये शिवलिंग है। डिजाइन वाला कभी शिवलिंग नहीं होता। आर्कोलॉजिकल आधार पर ये प्रूव हो गया। ये क्या प्रूव हो गया? करके देखो संदीप कमले, शिवलिंग है, ये शिवलिंग नहीं है, सम्राट अशोक का स्तंभ है। और इस स्तंभ को आधार बनाकर, आर्कोलॉजिकल एविडेंस को आधार बनाकर, कनिंघम के रिपोर्ट को आधार बनाकर हम प्रूव कर सकते हैं केवल 2.77 नहीं, 71 एकड़ जगह ये मौर्य अशोक की है, सम्राट अशोक की है। ब्राह्मणों का वहां कुछ भी नहीं है, वो मौर्य कालीन अवशेष है। और इसके लिए हम लोग तैयारी करना चाहते हैं और हम लोग भी एक लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आखिरी बात यह है, आस्था को आधार बनाकर अगर वो जजमेंट देते हैं तो कल ब्राह्मण कहेंगे छुआछूत मानना हमारी आस्था का मुद्दा है, वर्ण व्यवस्था मानना हमारी आस्था का मुद्दा है, गैर बराबरी मानना हमारी आस्था का मुद्दा है। 5 पांडव ने एक औरत पर गैंग रेप किया, हमारी आस्था का मुद्दा है। हमारे साधु भी रेप कर रहे, वो भी हमारी आस्था का मुद्दा है। साथियों, आस्था को आधार बनाकर हमारी गुलामी को मजबूत करने वाले हैं। तो ये जजमेंट बिल्कुल झूठा है, तथ्य को छोड़कर है और थर्ड पार्टी संघ परिवार के द्वारा मैनेज करके किया गया है। वो अलग बात है। कांग्रेस और भाजपा के लोगों ने मिलकर इस फैसले में इंटरेस्ट लिया है। कांग्रेस के लोगों ने, पंडित नेहरू ने वहां मूर्तियां रखी, के नायर उसकी बीवी भाजपा से चुनकर आई, अन्य जो साधु लोग थे वो इस आंदोलन में रहे। बाद में वो आए, राय नाम का कमिश्नर था, डीबी राय, जब मंदिर में, जब मस्जिद में मूर्तियां रखी, ये डीबी राय बाद में क्या बने? बाद में भाजपा के मंत्री बने और बाद में राज्यसभा के मेंबर बने। यदि राजीव गांधी नहीं राम नाम कर बसते तो शायद वो उसके पहले ही तोड़ने का उनका प्लान था। वो ताला खुलवाया गया राजीव गांधी के कहने पर। के.एम. पांडे नाम के फैजाबाद के जज का जो बयान है आश्चर्यजनक है। वो कहता है जब मैं ताला खुलवाने चाहिए या नहीं चाहिए, पांडे साहब जज थे, एक पांडे ने अर्जी किया, दोपहर में 4 बजे फैसला सुनाया गया, 5 मिनट में फैसला हुआ। के.एम. पांडे जज साहब कहते हैं मैं खिड़की से देख रहा था, एक काला बंदर बैठा हुआ था और वो मेरे तरफ देख रहा था, मैं उसके तरफ देख रहा था, वो खाना नहीं खा रहा था, लोग उसको दे रहे थे, कुछ ले नहीं रहा था और मुझे उसको देखकर दैवी संकेत हुआ, काले बंदर को देखकर मुझे दैवी संकेत हुआ और मैंने झट से कलम उठाई और मैंने तुरंत फैसला दिया कि जो विवादित जगह पर ताला मारा गया है उसको खोला जाए। वो बात अलग है। जज साहब उधर फैसला दे रहे थे, जजमेंट देने के पहले ही ताले को तोड़कर तोड़ा गया। आश्चर्यजनक बात है। उस समय टीवी का केवल दूरदर्शन था। जब ताला खोलने का फैसला आया, लखनऊ से पहले ही वहां विभाजित जगह पर दूरदर्शन की टीम आ गई थी, सारा मैनिपुलेटिंग करके दिया गया था। ये 1949 से लेकर आज तक ये केवल वोटों का ध्रुवीकरण करने के लिए ये राजनीतिक किया गया षड्यंत्र है। अब ब्राह्मणों को वोटों की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके पास ईवीएम है, ईवीएम से वो सबका सत्यानाश कर सकते हैं। कल डीएनए का इश्यू है, डीएनए का भी इस जजमेंट के समय आखिरी समय में ब्राह्मण ने आर्गुमेंट करते हुए कहा सीता मैया राम को आर्य कहा करती थी और आर्य कौन है? राखी गढ़ी के डीएनए से पता चल गया कि आर्य भारत के मूल निवासी है, इसलिए आर्य कोई आक्रांता नहीं थे, इसलिए आक्रांताओं के हवाले वो जगह नहीं देनी चाहिए। जो मूलतः आक्रांता है, जो मूलतः विदेशी है, उनका डीएनए ना राखीगढ़ी में मिला ना भारत के लोगों में मिला, उनका डीएनए विदेशी है। साथियों,
बहुत कुछ षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को उजागर करना बहुत जरूरी है और ये मंदिर नहीं बनना चाहिए। इसके लिए ओबीसी लोग भी, कुशवाहा लोग, मौर्य लोग भी हमको संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम ओबीसी लोग भी, अगर ये कोई बड़ी मूवमेंट होती है तो हम आपके साथ हैं। साथियों, इतनी बात कहकर मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। साथियों, मान्यवर अनंतया साहब और उनके साथी मान्यवर वामन मेश्राम साहब और मान्यवर हजरत मौलाना सज्जाद नोमानी साहब का